51 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज 50 तक। 1 to 50 हो चुका था। 51 नंबर क्वेश्चन। नॉर्थ बिहार एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट फॉग ड्यूरिंग विंटर। तो नॉर्थ बिहार आपको पता ही है कि वहाँ पे फॉग हो जाता है विंटर के समय में। ये स्टेटमेंट सही है, इसमें बताने वाला भी वैसा बहुत कुछ नहीं है। दूसरा इसका रीज़न दिया है, टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशंस कॉमनली डेवलप ओवर द गैंगेटिक प्लेन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशंस जो है वो कॉमनली डेवलप होता है ओवर द गैंगेटिक प्लेन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स के समय में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 दियारा लैंड्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है सही है। दियारा लैंड्स ऑफ बिहार। दियारा लैंड्स के बारे में आपको पता ही होगा कि ये हाईली फर्टाइल लैंड होता है। ठीक है, हाईली फर्टाइल यानी कि बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, तो पहला नंबर स्टेटमेंट, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ ऑफ रिवर्स। जो डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं रिवर्स की, उसके द्वारा ये फॉर्म होता है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, देयर बाउंड्रीज रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स। ये स्टेटमेंट जो है एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि क्या है कि ये हाईली फ्रेजाइल होता है। क्यों? क्योंकि जो है स्टेबल नहीं होता है लॉन्ग पीरियड्स के लिए। यहाँ पे कांस्टेंट इरोजन होते रहता है और शिफ्टिंग होते रहता है। इस कारण से यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहती। हो सकता है थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए रहे, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है कि दे ऑफन कॉन्टेन सम ऑफ द मोस्ट रिसेंटली डिपोजिटेड एलुवियल मटीरियल्स। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग 1 and 3 स्टेटमेंट आर राइट, तो ये वाला हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैच द फॉलोइंग है। तो मुरली भड़वा आपको पता ही है, ये कहाँ है? इन बर्थ प्लेस ऑफ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला का ये बर्थ प्लेस है। सदाकत आश्रम आपको पता ही है। हो सकता है कि आपको कोयल्डी और हरदिया कोठी के बारे में आपको नहीं पता हो, लेकिन सदाकत आश्रम के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सदाकत आश्रम का क्या हो जाएगा? बिहार का ये फ्रीडम मूवमेंट सेंटर है। ठीक है, तो ए का हो गया 3, बी का हो गया हमारा 4, तो ये वाला स्टेटमेंट हमें सही है, तो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सी का 1, कोयल्डी क्या है हमारा? महात्मा गांधीज हर्ड ग्रीवांसेस ऑफ ऑप्रेस्ड फार्मर्स इन 1917। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पे इन्होंने जो है ग्रीवांसेस को सुना था, जो भी फार्मर्स के थे। हरदिया कोठी क्या है हमारा? इंडिगो प्लांटर्स इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स बिहार्स ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पे जो ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है बिहार के द्वारा, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट इसे एक्सप्लेन कर रहा है? तो क्योंकि लार्ज कोल रिजर्व्स हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्कार्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू, ये भी नहीं होगा। एबेंडेंट जियोथर्मल एनर्जी, ये भी नहीं ही होगा। ठीक है, हाई डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड लिमिटेड फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज जो है कम है और डिपेंडेंस है काफ़ी ज़्यादा। इस कारण से जो है सोलर एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज पे जो है ग्रेटर एम्फेसिस किया जा रहा है बिहार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड विच ऑफ द अबव इन्वॉल्व ब्रिटिश मिलिट्री रिवर्सेस। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। बोला जा रहा है इसमें ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट किस में था। तो देखा जाए, फर्स्ट अफगान वार जो कि हमारा 1839 से 42 में हुआ था, वो ब्रिटिशर्स और इमीडिएट्स ऑफ काबुल के बीच में हुआ था। इसमें भी है ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट। पंजाब वॉर्स को जो है हम लोग सिख वॉर भी कहते हैं। ठीक है, पंजाब वॉर को हम लोग सिख वॉर भी कहते हैं। इसमें भी ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट था। क्रीमियन वॉर अगर हम लोग देख लें तो इसमें भी ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट था, जो कि वही मिड 19th सेंचुरी यानी 1853 से 1856 में हुआ था। इसमें भी है, तो इस अकॉर्डिंग डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 1 और 2 नंबर। बोल रहा है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है, तो हम लोग आइए देखते हैं। पहला नंबर बोल रहा है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को, तो ये सही है। दूसरा क्या है, इट वॉज एबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तो ये गलत है। इससे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू इसको एबॉलिश किया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रिमार्क्ड द आर्मर ऑफ आइसोलेटेड सेल्फ सफिशियंट विलेज वॉज पियर्स्ड बाय स्टील रेल एंड इट्स लाइफ ब्लड इब्ड अवे। इस पर्सनैलिटीज़ ने जो ये कहा था, तो D.H. बूचनान।
ठीक है, DH बुचनन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हुआ था, किसने कहा था किसने नहीं। अब जैसे 71st BPSC के टाइम पे जो है कुछ स्टेटमेंट था जिसमें कि मोहम्मद जिन्ना होता है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 59 अब हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ रीजनल अपराइजिंग्स दिए गए हैं, कुछ रीजन्स में हुए थे, ठीक है, 18th एंड 19th सेंचुरीज़ के समय में, और उसके रिस्पेक्टिव प्राइमरी लीडर्स का नाम दिया गया है, तो मैच करना है हमें, ठीक है। पैका रिवेलियन क्या होगा, बख्शी जगत बंधु, ठीक है, ए का 2। अहोम रिवोल्ट हो गया हमारा, अहोम रिवोल्ट गोमधर कॉन्वर, ठीक है, तो ए का 2 बी का 1। थर्ड नंबर हम लोग देख रहे हैं कि कोल मोटिनी, इसका कौन था, तो बुद्धो भगत, ठीक है, ए का 2 था, बी का 1। गोमधर कॉन्वर्ट, इसको आप लोग याद ही कर लीजिए, ये लीडर्स का नाम मैच में आ जाता है। पागलपंथी टीपू साथ, उस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देख रहे हैं, यूरोपियन पर्सनालिटी का नाम दिया हुआ है, जैसे रोजियो, मैजीनी, गैरीबाल्डी, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्फ्लुएंस ऑन इंडियंस, इन्फ्लुएंस कैसा था, तो रोजियो का क्या था, डेमोक्रेटिक थॉट, ये सही है स्टेटमेंट। मजीनी रिपब्लिकन नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट आइडियोलॉजी था, ये भी सही है। गैरीबाल्डी का हो गया आर्म्ड स्ट्रगल फॉर नेशनल लिबरेशन, ये भी सही है। जॉन स्टुअर्ट मिल का अगर हम लोग देखें तो इनका सोशलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं था, इनका था लिबरलिज्म, यूटिलिटेरियन हो गया, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये कॉन्सेप्ट था ये, और इनका इन्फ्लुएंस लिबरलिज्म आइडियोलॉजी से रिलेटेड था, तो इसका आंसर ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 वाला, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो फॉर्म्ड हुए थे बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC, ठीक है। INC कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा 1885 में, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, दे वर द लार्जली डोमिनेटेड बाय वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दे वर फंक्शनल मेनली एट प्रोविंशियल और लोकल लेवल, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे डोंट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इनफैक्ट दे एम्ड टू रिफॉर्म ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय का, उसमें वो लोग रिफॉर्म चाहते थे, इनका ऐसा कोई डिमांड नहीं था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का उस टाइम पीरियड में, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ओके। 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म इन इंडिया बाय डिस्पेलिंग द बिलीफ और इन यूरोपियन मिलिट्री सुपीरियरिटी, तो कौन सा होगा इंटरनेशनल इवेंट्स, ऑप्शन नंबर सी, रसो जापानीज वॉर, ठीक है। देखिए ये मैच द फॉलोइंग है, 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट ये दिया गया है और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। बिरसा 101, ये क्वेश्चन अभी याद होगा, हमने पीछे ही किया है ये वाला क्वेश्चन, तो बिरसा 101 ये क्या है, तो इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज़, ठीक ना, ये प्रतियोगिता दर्पण में भी ये दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ए का 2, तो 2 किस में दिख रहा है हमें, इसमें ही दिख रहा है, फिर भी एक देख लेते हैं हम लोग। QSIP ये क्या है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम सिक्योरिटी चिप, इंडिया का पहला क्वांटम सिक्योरिटी चिप है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो सी का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कार 19, सी का 3 सॉरी। इंडिजिनस CAR-T थेरेपी फॉर B सेल ब्लड कैंसर्स, भारत जैन क्या है, AI एल्गोरिदम, AI बेस्ड मल्टी मॉडल LLM फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, 1, 2, 3, हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको और ज़्यादा इस क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है। छोटा सा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक कह सकते हैं कम्युनिकेशन मेथड है विच यूजेज़ क्वांटम फिजिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करता है, ठीक है। और तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, इट इनेबल्स सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बाय डायरेक्टली इनक्रिप्टिंग मैसेजेस यूजिंग क्वांटम पार्टिकल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। इट रिलाइज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अभी जैसा मैंने बताया क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स फॉर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनक्रिप्शन कीज़, ये स्टेटमेंट सही है। इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपेंसिव QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्पैनिंग ओवर 500 किलोमीटर वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड अंडर अ प्रोजेक्ट लिंक्ड टू द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 एंड 3, ओनली 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम लोग,
क्वेश्चन है ECF से रिलेटेड, यानी ECF क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो ये क्या है कि ये डिटरमाइन करता है हाउ मच कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक मस्ट कीप टू सेफ गार्ड इंडियाज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो मैं बता देती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इज़ द राइट आंसर, द कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ECF के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में आप लोगों को भली भांति पता ही होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या सब फीचर्स हैं, क्योंकि पॉलिटी में अगर आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं पढ़ा तो फिर अधूरा सा रह जाता है, ठीक ना। तो इसमें ज़्यादा डिटेल मैं नहीं दूंगी, पता ही होगा मुझे लग रहा है। स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है, उस अकॉर्डिंग हमें देखना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन विद द सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सही स्टेटमेंट है बट नॉट फुल्ली मतलब एब्सोल्यूट, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है बट फिर भी हम लोग देखते हैं ना कभी कभी जुडिशियल ओवर रीच या जुडिशियल एडवेंचरिज्म का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, क्योंकि जुडिशरी जो है मतलब सेपरेशन ऑफ पावर फुल्ली तरीके से नहीं होता, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है, इस कारण से ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर जो है, मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ नंबर ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दे रखा है, रियल नहीं होता है। हेड ऑफ द स्टेट अगर हम लोग देखें प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बात हो रहा है, ठीक ना, तो रियल नहीं नॉमिनल होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। उस अकॉर्डिंग 1 और 3 स्टेटमेंट यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, ये टाइप्स ऑफ वीटो दिए गए हैं हमें और मैच करना है कि इसमें कौन सा है, इसका सही डिस्क्रिप्शन बता रहा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो यानी कि प्रेसिडेंट विद होल्ड्स एक्सेंट एंड द बिल लैप्स, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो क्या हो गया हमारा, प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, राइट। पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट नीदर एसेंट्स टू नॉर रिटर्न्स द बिल, ईजी है। क्वालिफाइड वीटो क्या हो गया, तो ये लास्ट बच गया तो यही हो जाएगा, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स लाइक 143 आर्टिकल हो गया, 131 और 137 तो आपको ज़रूर पता होगा, ठीक ना। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब आर्टिकल्स आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है। मैच देख लेते हैं हम लोग कौन सा होगा। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुडिसडिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इतना भी अगर याद है ना आपको तो आप एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन को। आर्टिकल 143 अगर हम लोग देखें तो एडवाइजरी जुडिसडिक्शन से है। आर्टिकल 137 यानी कि पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, यानी कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है तो उसे वो रिव्यू करने का जो है जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं वो है आर्टिकल 137। 129 क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69, दी कॉन्सेप्ट ऑफ PIL का कॉन्सेप्ट जो है हमने कहाँ से बोरो किया है, यही पूछा जा रहा है। कहाँ से बोरो किया है हमने, यूनाइटेड स्टेट्स से, राइट। बेसी लेट अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जो रिट जुडिसडिक्शन है इसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ अ हाई कोर्ट। ये जो एजर्सन है इसमें ये बोला जा रहा है रिट जुडिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट का वो ज़्यादा वाइडर है देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। सेकंड नंबर, अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पजेज, तो ये बात भी सही है, जारी कर सकता है रिट्स को फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और अदर पर्पज़ के लिए भी, तो ये भी सही है। इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आपने करंट अफेयर्स अच्छे से रीड कर लिया होगा तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, एलिमिनेट करने में भी आसानी होगा। बिहार हैज सेट अ टारगेट ऑफ मीटिंग 60% ऑफ द इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030 तक। ये गलत है, 40% नहीं है, 42 to 43% के बीच में है, कुछ इसी टाइप से है, ठीक है। तो ये होगा, तो इस अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ब्रेडा जो है इस्टेब्लिश हुआ था कब, तो ब्रेडा इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1997 में नहीं 1987 में, राइट। 1987 होगा ब्रेडा, पता होना चाहिए क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से और रिन्यूएबल एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था,
तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। करेक्ट कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर है, उनका एसोसिएटेड पीरियड है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा तो याद नहीं होता है इतना, लेकिन आपको लालू प्रसाद यादव के बारे में तो ज़रूर याद होगा कि इनका कब से कब तक का टाइम पीरियड था, 1990 से लेकर 1997 तक, ठीक है। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा का भी आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत चर्चित पर्सनालिटी हैं हमारे बिहार के। इनका कब से कब तक था, तो 1988 से 89 तक, मतलब सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी के बाद लालू प्रसाद यादव जी बने थे, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपको याद है, सी का टू सॉरी मिस्टेक हो गया है। लालू प्रसाद यादव जी का तो 1990 से 97 तक है, लेकिन सत्येंद्र नारायण सिन्हा 2 नहीं 3 नंबर 1989, क्योंकि जस्ट सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी के बाद जो है लालू प्रसाद यादव बने थे। तो सी का 3 हो जाएगा हमारा, और डी का जो है 4 हो गया, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन ए नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों मैच कर रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए बिंदेश्वरी दुबे जी ये कब चीफ मिनिस्टर कब से कब तक के लिए थे, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर 1985 से 88 तक, ठीक है। और अब तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए। और बी का क्या है 2 भगवत झा आज़ाद 1988 से 89। तो ये देखिए ये क्रोनोलॉजी में ही चल रहा है, तो अगर आप याद कर लेते हैं 3 का भी, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे भगवत झा आज़ाद 1988 से 89, सत्येंद्र नारायण सिन्हा 1989, लालू प्रसाद यादव 1990 से 97 तक, ठीक है। देखिए बिहार प्लेड 73 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग चल रहे हैं। बिहार प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिरदौसी सिलसिला इन इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे बिहार का फिरदौसी सिलसिला के डेवलपमेंट में। दूसरा क्या है, मखदूम सरफुद्दीन याया मनेरी बिलोंग्ड टू द फिरदौसी ट्रेडिशन एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्प्रेड ऑफ सूफी टीचिंग्स इन बिहार, ये भी सही है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। 74 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। कुछ फोक डांस दिए गए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सा इसमें डिस्क्रिप्शन सही है, तो हमें देखना है। छाऊ नृत्य आपको पता ही होगा, ठीक है। डांस इंस्पायर्ड बाय वॉरफेयर एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ठीक है। समा चकेवा के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा। समा चकेवा क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो एक फेस्टिवल है जो कि ब्रदर और सिस्टर यानी भाई बहन से रिलेटेड है। तो डी का 2, सी का 1, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एलिमिनेट हो गया। और कजरी जो है हमारा सेलिब्रेशंस अराइवल ऑफ रेंस, ठीक है, जब वर्षा आती है उससे रिलेटेड है ये, तो ये हो गया। और बी का जो है हमारा 4 हो जाएगा। लोरी कयान यानी कि ओरल हीरोइक एपिक, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं अब हम लोग। सिग्निफिकेंस ऑफ तख्त श्री पटना साहिब इज़ डेराइव्ड फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद गुरु गोविंद सिंह बर्थ। तो जो पटना में जो तख्त श्री पटना साहिब है, पटना साहिब, वो गोविंद सिंह के बर्थ से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या दे रहा है कि जो श्राइन है ऑल्सो प्रिजर्व्स रेलिक्स, यानी कि जो रिमेंस हो जाते हैं वो एसोसिएटेड है गुरु गोविंद सिंह से भी और अर्ली जो सिख ट्रेडिशन के थे उनसे भी, तो ये चीज़ गलत हो जाता है। ये सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थ और ये इन्हीं से रिलेटेड है, ना कि अर्ली सिख ट्रेडिशन से, तो इस कारण से ये गलत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी नंबर जो है राइट हो जाएगा हमारा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो श्राइन है वो रेलिक्स एसोसिएटेड है गुरु गोविंद सिंह जी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो शेयर जो है डिविजिबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस में बिहार के लिए कितना रिकमेंड किया गया है, तो 9.95%, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो 9.95% होगा। अब देखिए ये इकोनॉमी ऑफ बिहार से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GSDP ऑफ बिहार फॉर 2026-27 एट करेंट प्राइसेस इज़ प्रोजेक्टेड टू बी अबाउट 13.1 लाख करोड़। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, 2024-25 में बिहार का GSDP जो है कांस्टेंट प्राइस में एस्टिमेट किया गया है, ग्रो करेगा 6.6% ओवर द प्रीवियस ईयर, तो ये गलत हो जाता है, ठीक ना, ये नहीं है। आई थिंक 8.6 है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए, बट ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, बजटरी एलोकेशंस जो हैं बिहार में 2026-27 के लिए कुछ स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है उसमें कितना एलोकेट किया गया है। तो जैसे समग्र शिक्षा अभियान है उसमें 12,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। सब आपको याद नहीं करना है, लेकिन जैसे कुछ अगर आप टेस्ट सीरीज़ में भी पढ़ रहे हैं तो उसे ज़रूर से याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पे ही एलोकेशन को जो है बना के क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो जैसे आप याद कर सकते हैं, समग्र शिक्षा अभियान पे 12,000 करोड़ एलोकेट किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। महिला सशक्तिकरण पे एलोकेट किया गया 9,000 करोड़, ये भी स्टेटमेंट सही है। वीवी राम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि मनरेगा को इसने रिप्लेस किया है और इसमें एलोकेट किया गया है 1890 करोड़, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है। बिहार बजट 2026-27, ठीक है, इससे रिगार्डिंग स्टेटमेंट कुछ दिया गया हमारा। बोल रहा है बिहार सरप्लस जो है 2026-27 में एस्टिमेट किया गया 0.1% ऑफ GSDP। तो आपको भी पता ये नहीं है, 0.09% है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 2025-26 एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 11.8% ऑफ GSDP। तो क्या इतना है? बिल्कुल नहीं है। कितना है आप प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो 79 नंबर में नीदर 1 नॉर 2, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा नॉट करेक्ट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन से करेक्ट है, ठीक है, कौन से करेक्ट है रिगार्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं, इसमें बोल रहा है कौन सा सही है, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1393, नहीं 1193, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो जाता है। द साइट ऑफ नालंदा वॉज ब्रॉट टू स्कॉलरली अटेंशन बाय फ्रैंकिस बूचनान हैमिल्टन के द्वारा। तो ये सही है, ठीक है। द प्रपोजल फॉर द रिवाइवल ऑफ द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। ये भी स्टेटमेंट सही है। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ एंशियंट नालंदा वॉज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें बोल रहा है कि कौन सब इंटिटीज़ हैं ऐसे जो इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स को इशू कर सकते हैं इंडिया में, तो कौन सा है वो? तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, सिलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि परमिट किया गया RBI के द्वारा, वो रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs। तो क्या हो जाएगा हमारा 1, 3, 4, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन ऑफ क्वाड, ठीक है। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन ऑफ क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट इन्वाइजेज द यानी कि मैरी टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट प्रपोज द क्वाड कैंसर मॉनसूट इनिशिएटिव, ये भी सही है। इट इस्टेब्लिश द परमानेंट क्वाड सेक्रेटेरिएट, इसने परमानेंट क्वाड सेक्रेटेरिएट को इस्टेब्लिश किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है। इसके कारण ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स, कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव है विच सीक्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज नॉलेज शेयरिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नेंस रिलेटेड लर्निंग रिसोर्सेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। अमृत ज्ञान कोश एक डिजिटल इनिशिएटिव है विच सीक्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज नॉलेज शेयरिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नेंस रिलेटेड लर्निंग रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 84, अंडर द सरफेजी एक्ट बोल रहा है कि अंडर द सरफेजी एक्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैन एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट प्रायर जुडिशियल अप्रूवल। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसी से रिलेटेड है ये चीज़ कि एक्ट जो है यही सरफेजी एक्ट परमिट करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू टेक पोजीशन एंड सेल सिक्योर्ड असेट्स अंडर द सेक्शन 13 आफ्टर ड्यू प्रोसीजर। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा इसमें बोल रहा है सही है। तो मैं ये बता दूं कि इसमें स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों सही है। आप इसे पढ़ के इसके बारे में देख लीजिए। बाकी ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी करना है हमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी, ये जो हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। ये एक फॉर्म ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है विच एम्ड एट प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स जो है साइंस एंड टेक में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट इन P&T माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट इज़ परफॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो बिफोर नहीं होता है, ठीक ना, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अ चाइल्ड बॉर्न थ्रू MRT टेक्नोलॉजी यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 3 इंडिविजुअल्स। तो ये सही है, ठीक ना। चौथा नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज आर जनरली इनहेरिटेड थ्रू द पैटर्नल लीनेज।
क्या ये पैटर्नल लीनेज से आता है? तो नहीं, मैटर्नल लीनेज से आता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 यानी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग देखिए, इसमें बोला है कौन सा फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। तो इसका मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, बाकी आप इसे देख लीजिए। ठीक है, बहुत लॉन्ग है और इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है बताने के लिए, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ 1, 3 एंड 4, यानी कि ये सही है, ये गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 जो है वो बोल रहा है कि रिगार्डिंग ए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न से रिलेटेड है। ठीक है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोल रहा है कौन सा सही है। ठीक है, इट डेवलप्स इन फॉल्टेड एंड जॉइंटेड रॉक एरियाज़, डेवलप होता है फॉल्टेड और जॉइंटेड रॉक एरियाज़ में, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रीम्स सो राइट एंगल बैंड्स कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चर, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड हो गया हमारा विंध्यन रेंज शोज अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, तो विंध्यन रेंज जो है वो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न को शो करता है, तो ये भी सही है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। Based on Halley's thermal framework, what sequence of the physical process occurs when the warm, moist sea to land air currents encounters permanent structural barriers like mountain ranges and plateaus? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा, यानी कि एसेंट, सैचुरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, बोल रहा है कौन सा पेयर ऑफ रीजन्स एंड देयर मैचिंग वेदर एनोमलीज ड्यूरिंग एन एक्टिव एल नीनो फेज, स्टेटमेंट्स हैं, बोल रहा है कौन सा इसमें से सही है। तो हमें देखना है कोस्टल पेरू एंड चिली रिसीव हाई प्रेसिपिटेशन। अगर आपको एल नीनो और ला नीनो के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आसानी से आप इसे एलिमिनेट कर लेंगे। तो पहला नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि जो है रिसीव करता है हाई प्रेसिपिटेशन। दूसरा क्या है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड वाला जो पार्ट है और इंडोनेशिया एक्सपीरियंस करता है ड्राउट लाइक कंडीशन इस फेज़ में, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस कारण ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। जोग्राफिकल कंडीशंस और रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में है, ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, उससे रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं और बोल रहा है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इसमें आपको पता होगा कि टेम्परेचर एटलीस्ट 26.5 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही चाहिए। कह रहा है स्टेटमेंट दे डेवलप ओनली ऑन ओशंस पे ये डेवलप होता है, ये सही है। ठीक है, दे ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। दे डेवलप व्हेन देयर इज़ अ लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, जब कंटिन्यूस सप्लाई होगा तभी ये फॉर्म होगा, तो ये भी सही है। दे मस्ट बी एन अनस्टेबल वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रक्चर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इट इज़ मेनली फाउंड इन अपर गंगा प्लेन, कौन सा इसमें से टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा जिसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया हमारा। तो दिस रीजन रिसीव्स एन एवरेज एनुअल रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 75 टू 150 सेंटीमीटर और द मीन टेम्परेचर इन जुलाई वेरी करता है 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। ठीक ना, तो सॉरी यहाँ पे 9 छूट गया है, 93 नंबर क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट जो है करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है क्लाइमेटिक नेचर एंड स्टैटिस्टिकल डोमिनेंस ऑफ ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। दे आर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट दैट अकाउंट फॉर अबाउट 94% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट एरिया। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक एक्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है, बोल रहा है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट देखना है इस बार। इट इन्वॉल्व्स मैकेनिकल इरोजन बाय द फोर्स ऑफ रिवर वाटर, ये सही है। इट रिक्वायर्स सेडिमेंट लोड टू इरोड एंड ट्रांसपोर्ट मटीरियल, इट रिक्वायर सेडिमेंट लोड, गलत हो जाएगा ये वाला। तो ये कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, अमीनपुर लेक, अमीनपुर लेक नॉर्थ वेस्ट फ्रिंजेस ऑफ हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रिंजेस ऑफ हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, तो अमीनपुर लेक, इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाटर बॉडी टू बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का पहला दर्जा मिला था इसे, सही है। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, बोल रहा है कि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना में लोकेटेड, यानी तेलंगाना के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एस्चुरीज से रिलेटेड। ठीक है, एस्चुरीज के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। करेक्ट आंसर बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एस्चुरीज जो है हमारा लैंड और सी दोनों को कनेक्ट करता है और ये पार्सली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी है ऑफ वाटर वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स मिक्स विद सॉल्ट वाटर, राइट।
तो स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट, दे आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ, ये स्टेटमेंट सही है। दे आर यूजुअली लोकेटेड एट द अपर कोर्स ऑफ रिवर्स, ये जो है अपर कोर्स ऑफ द रिवर्स पे लोकेटेड है, तो नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। दे आर सब्जेक्ट टू टाइडल फ्लक्चुएशंस, तो टाइडल फ्लक्चुएशंस से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, लैब्राडोर बेसिन जो है लाई करता है विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बीच में लाई करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड न्यू फाउंडलैंड कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बीच में, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल ग्रुप्स के बारे में दिया और उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बर्ड्स के बारे में आपको पता होगा, इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो बर्ड्स जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट्स होती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिशेस जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, इस कारण से फिशेस जो है कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड। लेकिन सिर्फ एक मून फिश है, मून फिश है जो कि फुल्ली वार्म ब्लडेड है, ठीक है, वार्म ब्लडेड है, तो सिर्फ वही है, बाकी कोल्ड ब्लडेड होती है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एम्फीबियंस जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। प्लेटिपस जो है एन एग लेइंग मैमल है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि 3 स्टेटमेंट हमारा सही है, तो क्या हो जाएगा, ओनली 3 पेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डज एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल फंगी, उसमें मशरूम्स, मॉल्ड्स, ईस्ट, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 100 से लेके 110 तक जो है वो मैथ्स का है, तो वो मैंने छोड़ दिया है, अब हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन से डील करेंगे। लोक अदालत से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बोला कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है, तो दे वर गिवन द स्टेचुटरी स्टेटस बाय द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। एन अवार्ड ऑफ अ लोक अदालत कैन बी अपील्ड इन अ कोर्ट, अवार्ड यानी कि डिसीजन से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलो डिसीजंस जो है लोक अदालत का, क्या उसे अपील किया जा सकता है कोर्ट्स में, तो नहीं किया जा सकता है, बिकॉज अवार्ड्स यानी कि डिसीजंस मेड बाय लोक अदालत्स हैव द सेम लीगल वेट एज अ सिविल कोर्ट डिग्री, राइट, एंड नो अपील्स कैन बी मेड अगेंस्ट देम इन अ रेगुलर कोर्ट, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओके। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल यानी कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड अब इससे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 112 में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 101 अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 279A, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा नंबर क्या, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते हैं काउंसिल के, ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा क्या बोल रहा है कि जो डिसीजंस है रिक्वायर्ड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द वेटेड वोट्स, 2/3 नहीं होता है, 3/4 होता है, 3/4 यानी कि नॉट लेस देन 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए 1 और 2। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर दी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और NIA क्या है, हमारा स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि इसे एक्ट के थ्रू पास करके इसे बनाया गया है ना, तो ये स्टेचुटरी बॉडी हो जाएगा हमारा, राइट। दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं, इट इन्वेस्टिगेट्स शेड्यूल्ड ऑफेंसेस विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 और 2। आर्टिकल 310, ठीक है, इससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। पहला नंबर स्टेटमेंट है, इट इज़ बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अंडर आर्टिकल 310 का स्टेटमेंट्स हम लोग देख रहे हैं। इट इज़ सब्जेक्ट टू सेफ गार्ड प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 311, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट अप्लाइज टू द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये गलत हो जाता है, बिकॉज इट डजेंट अप्लाई टू द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, these are applies to like defense services members, civil services members etc, right। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, गुजराल डॉक्ट्रिन और पंचशील ये सब के बारे में स्टेटमेंट है और कोर आइडिया इसका क्या था, ठीक है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन का आपको पता है कि ये नॉन रेसिप्रोसिटी इन डीलिंग्स विद स्मॉल नेबर्स। पंचशील क्या है, हमारा 5 प्रिंसिपल्स हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस को रिलेटेड। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये भी पता ही होता है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्लियर लूप ईस्ट पॉलिसी का ये रिवाइज्ड वर्जन। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ये क्या, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द सेंट्रल आसियान रिपब्लिक्स, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, फैराजी मूवमेंट के फाउंडर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फाउंडर के बारे में, तो फाउंडर कौन है? हाजी सरियतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117 बोल रहा है, स्टेटमेंट्स दिया गया है रिगार्डिंग 18th सेंचुरी इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में, तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं इसका ऑप्शन बता देती हूँ आप लोगों को। इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है सही है और बाकी स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट दिया गया है बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड, ये कब हुआ था? 1764 में, ठीक है। ये बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 दिया गया है कि मीर कासिम जो है सीज्ड टू बी द नवाब ऑफ बंगाल बिफोर द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉल्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अमंग द 3 प्रिंसिपल इंडियन एलाइज एट बक्सर ओनली द सुजाउद्दौला जो सुजाउद्दौला है रिटेन्ड हिज टेरिटोरियल पोजीशन आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किसके साथ लड़ा गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से हेक्टर मुनरो थे और दूसरे साइड से जो है 3 लोग थे, जो कि 3 थे मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 द इंग्लिश ईजली बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज अराउंड देयर फैक्ट्री एट मद्रास, ठीक है। इंग्लिश जो है ईजली बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज अराउंड देयर फैक्ट्री एट मद्रास, ये सही है। इसी से रिगार्डिंग रीज़न दिया गया इसका कि सदर्न कंडीशंस वर फेवरेबल एज द इंग्लिश फेस्ड नो स्ट्रॉन्ग इंडियन गवर्नमेंट देयर, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग इंडियन गवर्नमेंट थी नहीं, ज़्यादातर तो नॉर्थ में ही थी, तो इस कारण से फेवरेबल कंडीशन मिला था। तो ये भी सही है, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 कौन से गुड्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमनली ऑब्टेन करते थे इंडिया से बिफोर 1757? तो टेक्सटाइल्स एंड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121 ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को पता होगा। इसके बारे में नहीं भी पता है तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी, ये सब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 121 नंबर का बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही बोल रहा था इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आसियान से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको पता ही है कि टोटल 11 मेंबर्स हैं और 11वां नंबर मेंबर कौन बना था? तो तिमोर लिस्ते बना था, ठीक है, 47th आसियान समिट में। ये स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है इंडिया जो है डायलॉग पार्टनर है आसियान बिफोर बिकमिंग अ समिट लेवल पार्टनर, तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है 3rd नंबर की इसका आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है वो कोलालमपुर में है, तो नहीं, कोलालमपुर में नहीं है, ये कहाँ है? हमारा जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा, तो 1 और 2 जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑफ बजट बोरोइंग जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है गवर्नमेंट, इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गवर्नमेंट बोरोइंग्स रेज्ड थ्रू पीएसयूज एंड सिमिलर एंटिटीज बट नॉट एक्सप्लिसिटली रिफ्लेक्टेड इन द फिजिकल डेफिसिट। आरआरबीज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे वर एस्टेब्लिश्ड बाय द नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी, आपको पता ही है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहा है हम लोगों का कि जॉइंटली ऑन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरआरबीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी और स्पॉन्सरिंग कॉमर्शियल बैंक भी होती थी, ये भी सही है। दे आर रेगुलेटेड बाय नबार्ड, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। नबार्ड नहीं होगा, आरबीआई होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट 75% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, तो ये स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126, इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जियो पॉलिटिकल लिमिट्स एंड मैरी टाइम नेबर्स ऑफ इंडिया, उससे रिगार्डिंग स्टेटमेंट से बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। लेसर हिमालय से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपको पता ही है लेसर हिमालयस किसके बीच में लोकेटेड है? ग्रेटर हिमालयस टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द शिवालिक्स, ठीक है, दोनों के बीच में ये लोकेटेड है। बोल रहा है पीर पंजाल इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयस, ये सही है। इट लाइज साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज, ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में लाई करता है ना, ग्रेटर हिमालयस और शिवालिक रेंज के बीच में, तो ये गलत हो जाएगा। इट सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयस, सही है, ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है सेल्ट्रो रिज जो है वो पार्ट है किसका? किस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस का? तो हमारा काराकोरम रेंज का है। सेल्ट्रो रिज जो है हमारा पार्ट है काराकोरम रेंज का। क्वेश्चन नंबर 129 डिप्रेशन बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेट्यू वॉज लेटर फिल्ड मेनली ड्यू टू, किसके कारण फील हुआ है? तो फ्लूवियल डिपोजिशन बाय न्यूमरस रिवर्स के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है, is used by the which of the following is used by the standard scalar framework to define and categorize the varying physical sizes of watershed? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
हाइड्रोलॉजिकल यूनिट कोड यानी HUC, ऑप्शन नंबर ए। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 जो है सही है, दूसरा नंबर जो है गलत हो जाएगा। 132 नंबर, बैटल ऑफ खानवा आपको पता है कब हुआ था? बाबर के समय में हुआ था, लेकिन कब हुआ था प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो 132 का आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। किस मुगल रूलर ने डिक्लेयर किया था वॉर अगेंस्ट द राणा सांगा एज जिहाद? किसने डिक्लेयर किया था? तो बाबर ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर रूलर्स मेनली पैटर्नाइज्ड विच 2 लैंग्वेजेस? तो तेलुगु तो था ही, ठीक है, संस्कृत भी, ऑप्शन नंबर बी। फेमस चेन ऑफ जस्टिस जो है जंजीर आदल वॉज इंस्टॉल्ड एट, कहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया था? तो हमारा आगरा फोर्ट में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 136 का बी। बहुत जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग जीनोम एडिटेड ऑर्गेनिजम्स इन इंडिया सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही है, ये वाला गलत है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जिनका हेड क्वार्टर सेम नेम है एज द डिस्ट्रिक्ट? कितने ऐसे हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30। फेमस पर्सनस एंड देयर टाइटल पॉपुलर नेम, राजेंद्र प्रसाद का क्या था? देश रत्न भी था, अजात शत्रु भी था, तो ये सही है। वैद्यनाथ मिश्रा, इनका नागार्जुन के नाम से ये पहचाने जाते थे और ये फेमस पोइट है। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति हो जाएगा हमारा। जयप्रकाश नारायण लोकनायक, तो ये सही है, ये गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 और 4, यानी कि ओनली 2 पेयर्स आर राइट। 2 मिसिबल लिक्विड्स विद अ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ग्रेटर देन 25 केल्विन, ये NCERT का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंपल डेस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 141, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स आर मोस्ट यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्टोर करने में गैसेस को और कैप्चर करने में कार्बन डाइऑक्साइड को। निसार सैटेलाइट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो निसार सैट कैरीज रडार ऑपरेटिंग इन 2 माइक्रोवेव बैंड्स L and S, सही है। नासा प्रोवाइडेड द L बैंड रडार वाइल इसरो जो प्रोवाइड किया S बैंड रडार, ये भी सही है। निसार वॉज प्लेस्ड इनटू अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बाय GSLV F-16, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये स्टेटमेंट नंबर जो 3 है वो सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। सॉरी कन्फ्यूज़न हो गया था। तो 1 और 2 सही है, लेकिन 3 नंबर गलती है, आप इसे नेट पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली 3 स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा पेयर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है प्रोजेक्ट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस आर करेक्टली मैच्ड? तो इसमें तीनों सही है, ठीक है, आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिए। और अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में डिटेल में पढ़ने का मन हो कि कौन सा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, गूगल पे चेक भी कर सकते हैं, इसमें तीनों सही होगा, ऑल द 3 पेयर्स आर राइट। क्वेश्चन नंबर 144 पे SASCI स्कीम, ठीक है, SASCI स्कीम, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो बोल रहा है इट एम्स टू डेवलप आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स इन द कंट्री टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो प्रोजेक्ट्स जो है अंडर दिस स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी सही है। तीसरा नंबर जो है, ये जो स्कीम एडमिनिस्टर्ड होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। अपना 145 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोल रहा है कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। तो इंडिया का रियल GDP ग्रोथ रेट जो है प्रोजेक्ट किया गया है 6.8 से लेकर 7.2% तक रहेगा फिनेंशियल ईयर 2027 में, तो ये सही है। रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA ग्रोथ रीच्ड 9.13% इन Q2 ऑफ फिनेंशियल ईयर 2026, सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिजिकल डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन टू 4.4%, ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है, फिजिकल डेफिसिट हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, कभी ट्रेंड पूछ लेता है, कभी एग्जैक्ट पूछ लेता है कि कितना प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है, आइसोक्वांट कर्व के बारे में हमें पूछा जा रहा है, ठीक है, आइसोक्वांट कर्व यानी कि इकोनॉमिक्स का टर्म है हमारा, ठीक है। तो सॉरी कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? दे मैप्स ऑल पोटेंशियल कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल के बारे में है, ठीक है, डेट प्रोड्यूस आइडेंटिकल लेवल ऑफ एवरेज आउटपुट, ये स्टेटमेंट सही है। आइसोक्वांट कर्व जो है यूनिवर्सली अपवर्ड स्लोपिंग, गलत है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा, तो ये गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी ओनली 1 इज़ द राइट आंसर।
कौन से इंडिविजुअल एस्टिमेटर्स हैं इन चारों ऑप्शंस में से जिन्होंने इंडिया के नेशनल और पर कैपिटा इनकम को जो है मेज़र किया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? तो दादा भाई नेहरू जी आपको पता ही है, आरसी देसाई पता ही है, विलियम डिग्बी भी थे और फिंडले शिराज ये भी थे। तो चारों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा। बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स के फीचर्स कुछ दिए गए और ये स्टेटमेंट्स दिए गए 1 2 3 4, ठीक है। बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स गिवन एक्सप्लिसिटली क्लासिफाइड एज द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज अंडर 1991 रिफॉर्म पैराडिम। तो कौन सा हो जाएगा? तो स्टेटमेंट आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 नंबर स्टेटमेंट्स आर राइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 अगर आप देखिएगा तो ये ना स्टेटमेंट्स दिए गए 1 2 3 4, इसमें बोल रहा है कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने बोला जो रिकॉर्ड होते हैं हमारे करंट अकाउंट में, जो कि इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 एंड 3, ठीक है। अब ना ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है 150, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। 150 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 ये सही है और ये गलत है, ठीक ना। क्योंकि कॉमर्शियल बैंक जो है इशू किया जाता है, इसमें बोला जा रहा है एनी कंपनी जो रजिस्टर्ड इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ इट्स नेटवर्क। तो ये गलत है, क्योंकि आरबीआई जो है वो इन्फोर्स करती है एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर इशूइंग कॉमर्शियल पेपर्स, राइट। इस कारण से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 नंबर स्टेटमेंट जो दिया गया है, बोला जा रहा है कॉल मनी मार्केट, ठीक है, इज़ ओपन टू बोथ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एज रेगुलर पार्टिसिपेंट्स। तो ये नहीं होता है, ठीक ना। अगर आपको पता होगा कॉल मनी मार्केट इसके बारे में, तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। और चौथा नंबर तो सही है, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट्स। और तो इसका ये अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मैं ना आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे जिन्होंने भी FAO यानी फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फॉर्म फिल किया है, तो जैसे इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स हैं लाइक बजट सर्वे आप एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं। जो इन्फ्लेशन हो गया, रिटेल इन्फ्लेशन अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी चल रहा है, तो इसके बारे में क्लैरिटी आप अच्छे से रखिए। बाकी आपको CCE के पेपर में भी इकोनॉमिक्स का तो अब वेटेज बढ़ गया है, पहले तो 2-4 क्वेश्चन आते थे, अब देखिए आप कोई ठीक नहीं है, 10 से 11 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वेटेज, जैसे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे तो आपको फोकस करना ही है, लेकिन जो अब साइड के जो हैं तो उसके भी इग्नोर नहीं करना है, लाइक पॉलिटी हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनका भी वेटेज जो है काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए अच्छे से तैयारी करिए और टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मैं जो डाल रही हूँ उसे आप 1-2 बार भी देख लेंगे ना, आपके दिमाग में घुस जाएगा वो चीज़, और आपको एग्ज़ाम्स में पेपर सॉल्व करने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।